Assalamu alaikum students. I hope everybody would be in the good form. आज की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेसन जो हमारा 5th नंबर पे आ रहा है हमारे ग्रामर कोर्स का हम उसके साथ चलेंगे एंड इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द क्लास एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लास। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि क्लास होती क्या है। ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली सेंटेंसेस जो होते हैं उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको समझना और उसके पार्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद हमारी जो ग्रामर की जो स्ट्रक्चर बनेगा, हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के वाले से हमारी डिस्कशन होगी और ग्रामर के कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कशन होगी। तो उसमें जो बेसिक चीज़ जो आती है वो है क्लास। क्लास को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि फ्रेज़ क्या होती है और क्लास क्या होती है। तो इंशाल्लाह फ्रेज़ जो होती है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में या उससे अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। आज के लेसन में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्लास के बारे में हमारी डिस्कशन होगी और कि व्हाट इज़ अ क्लास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ ए क्लास क्या होती है। दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that is a group of words working as a grammatically unit which expresses complete thought. That's important point। यानी आप ये समझ लें कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और किसी भी सेंटेंस के अंदर, लेकिन ये इसका अपना एक कंप्लीट थॉट होती है। और उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो होती है कि कंटेन्स इट ऑन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये दो चीज़ें जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, कि उस क्लास के अंदर उसका एक अपना सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट लाजमी होता है। ये प्रेडिकेट मैं इंशाल्लाह सेंटेंस के स्ट्रक्चर के में डिस्कस करूँगा, मज़ीद डिस्कस करूँगा कि ये प्रेडिकेट क्या होता है। अभी सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता देता हूँ कि सेंटेंस के अंदर दो पार्ट्स दिखे जाती हैं। एक होता है सब्जेक्ट, यानी वर्ब से पहले जो जितना भी होता है वो सब्जेक्ट होता है, और उसके बाद जो वाला पार्ट जो होता है वो प्रेडिकेट होता है, और इसमें मेन जो चीज़ होती है वो वर्ब होती है। तो आप सिंपल वर्ड्स में आप अगर यह प्रेडिकेट नहीं भी याद रख सकते तो आप इस तरह स्टूडेंट्स याद रख सकते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर जो है वो जिस तरह सब्जेक्ट और उसका वर्ब होता है जो सेंटेंस की आइडेंटिटी होती है, इसी तरह ये जो क्लास होती है, नो डाउट कि ये एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस का एक पार्ट होता है, लेकिन इस पार्ट का अपना एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। आप इस तरह समझ सकते हैं। एग्जाम्पल हम इस तरह देख सकते हैं, मसलन देखें कि वो कहता है इट्स पेकुलर क्वालिटीज़ दैट इट मे स्टैंड अलोन और मे बी अ कंप्लीट कंपोनेंट ऑफ वन स्टेटमेंट और सेंटेंस। यानी एक सेंटेंस, लॉन्ग सेंटेंस का एक कंपोनेंट होता है। अब एग्जांपल अगर हम जो डिफरेंट टाइप्स देखेंगे तो आपको सारी समझ आ रही कि क्लासेस क्या होती हैं। मसलन सबसे पहले कि टाइप्स ऑफ क्लास में हम देखते हैं कि ये किस तरह की क्लासेस होती हैं। ठीक है, बेसिकली देर आर 7 काइंड्स। इनकी 7 काइंड्स होती हैं ऑफ क्लासेस विच कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे डिनोट इन अ सेंटेंस। व्हाट दे डिनोट इन अ सेंटेंस, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये बात हमारी इंपॉर्टेंट समझने वाली है कि एक सेंटेंस के अंदर जो क्लास जो फंक्शन प्ले कर रही होती है, उसी फंक्शन की बेस पे हम लोग उस क्लास का नाम रखते हैं, उसका नेम होता है। ठीक है, चलें बाद में देखते हैं इसको। सबसे पहले जो टाइप आएगी जिसको हम डिस्कस करते हैं वो आती है इंडिपेंडेंट क्लास, या इसको मेन क्लास का नाम दिया जाता है, यानी इंडिपेंडेंट या मेन क्लास। अब ये क्लास क्या होती है? अ क्लास दैट कैन स्टैंड अलोन एंड गिव कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग्स इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट और मेन क्लास। यानी अब देखिए इसमें अ क्लास दैट कंटेन स्टैंड अलोन, एक तो यह है कि स्टैंड अलोन का मतलब यह है कि अगर हम इसको सेंटेंस से सेपरेट भी कर देंगे तो ये मीनिंगफुल एक सेंटेंस बन जाएगी अपने तौर पे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं, देखिए बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, अभी हम ये देखते हैं, बड़े सिंपल वर्ड्स में मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा ताकि ये जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब मिसाल के तौर पर ये एक सेंटेंस लेते हैं हम, दिस इज़ द फार्म हाउस वेयर दे लिव। अब अगर हम बात करते हैं तो ये इस सेंटेंस के दो पार्ट्स आ रहे हैं। तो दूसरे वर्ड्स में हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि इस सेंटेंस के अंदर दो क्लासेस आ रही हैं। एक क्लास है दिस इज़ द फार्म हाउस, ठीक है, दिस इज़ द फार्म हाउस ये वाला, और दूसरा जो पार्ट बन रहा है वो बनता है वेयर दे लिव, ये दूसरा पार्ट बन रहा है। ये कह सकते हैं हम कि ये दूसरी क्लास है।
लिहाजा इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें एक डिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास है यानी मेन क्लास है, और दूसरी डिपेंडेंट क्लास है। तो अभी हमारा कंसर्न चूँकि मेन क्लास के साथ है, तो हम ये देखेंगे कि अगर हम ये पार्ट ले लेते हैं, ये जो अंडरलाइन पार्ट है कि दिस इज़ द फार्म हाउस। अब इसकी बेसिक आइडेंटिटी ये होती है कि अगर हम इसका दूसरे सेंटेंस से इसको सेपरेट भी कर दें हम, तो ये इंडिपेंडेंट मीनिंग देती है। मसलन वेयर दे लिव अगर हम हटा भी देते हैं, इसको सेपरेट भी कर देते हैं, तो फिर भी ये कंप्लीट स्ट्रक्चर में कंप्लीट आइडिया देती है कि दिस इज़ द फार्म हाउस। अब अगर हम इसको कंप्लीट सेंटेंस ही लगा दें, आगे फुल स्टॉप लगा देंगे, तो ये सेंटेंस कंप्लीट बन जाता है। और अगर हम इसी को आगे दूसरे पूरे सेंटेंस का पार्ट बना देंगे, तो ये क्लास बन जाएगी, दिस इज़ द फार्म हाउस। तो ये हमारी मेन क्लास है। तो इसका मतलब है कि मेन क्लास वो क्लास होती है, सादे लफ्ज़ों में आप याद रख सकते हैं कि मेन क्लास वो होती है कि जो इंडिपेंडेंट मीनिंग देती है, और इसको अगर हम सेपरेट भी करें तो वो उसके मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं बनता, और वो एज आ सेंटेंस पार्ट प्ले करती है। और जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि किसी भी क्लास के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसका एक अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है। और अगर हम ये देखते हैं दिस इज़ द फार्म हाउस, तो इसमें देख लें हमारे पास एक सब्जेक्ट भी है और इसमें इस जो है वो वर्ब भी है। तो ये हमारा हो गया मेन क्लास। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात जिसकी करते हैं, यानी ये मेन क्लास के बाद हम बात करते हैं जो टाइप आती है, वो आती है कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट क्लास, जैसे कि हमें मीनिंग से समझ आ रही है कि ये क्लास वो होती है जो कोऑर्डिनेट कर रही होती है। और इसका स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें ये डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। द क्लास विच इज़ जॉइंड टू अनदर क्लास बाय द कोऑर्डिनेट कंजक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखने वाला है कि ये वो क्लास होती है जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जो है वो सेंटेंस के साथ जो है वो मिली होती है। अब कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं? जो कोऑर्डिनेट, जैसे कि हमें मीनिंग से समझ आ रहा है कि ये वो वर्ड होता है जो सेंटेंस के दो पार्ट्स को जॉइन करता है, यानी दो क्लॉजेस को जॉइन करता है। अब मिसाल के तौर पर अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं, ये देखें, ये सेंटेंस है द डॉग चेज्ड हिम। ये एक क्लास हो गई, द डॉग चेज्ड हिम, ये हमारी एक क्लास हो गई। और दूसरी क्लास अगर हम लेते हैं तो वो बन जाती है ही वॉज क्विक एनफ टू सर्वाइव। यानी ये दो क्लासेस हैं, द डॉग चेज्ड हिम एक क्लास हो गई, और ही वॉज क्विक एनफ टू सर्वाइव ये दूसरी क्लास हो गई। और इन दोनों क्लासेस को जो मिलाने वाला वर्ड होता है, जो जॉइंट वर्ड होता है, वो है बट। अब यहाँ बट जो है ये कंजक्शन है, और अगर हम इसकी जब हम कंजक्शन की डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी कि कितनी टाइप्स के कंजक्शन होते हैं। लेकिन अब भी फ़िलहाल क्लास को डिस्कस कर रहे हैं, तो क्लास को समझने के लिए ज़रूर समझ लें, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये दो क्लासेस को चूँकि कोऑर्डिनेट कर रहा है, इसलिए ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाता है। ठीक है। तो फिर वो कौन, अब हम इसकी अच्छी, यानी ये बट जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, और ये दो क्लासेस को कोऑर्डिनेट कर रहा है, दोनों क्लासेस को मिला रहा है। और अगर हम अब इसकी डेफिनेशन में देखते हैं तो दोबारा हमें देखना पड़ेगा, तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि ये वो क्लास होती है द क्लास विच इज़ जॉइंड टू अनदर क्लास बाय द कोऑर्डिनेट कंजक्शन इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट क्लास। अब यहाँ हम देखते हैं कि बट जो है ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, और ये जो क्लास है ही वॉज क्विक एनफ, ये जो है ही वॉज क्विक एनफ, ये कंजक्शन क्लास जो है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन बट के साथ मिली हुई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारी कोऑर्डिनेट क्लास है। तो कोऑर्डिनेट क्लास क्या हुई? जिसके साथ ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा होगा, जिस तरह बट लगा हुआ है और ये क्लास इसके साथ मिल रही है, तो इसका मतलब है बट वर्ड जो है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, और इसके साथ मिलने वाली क्लास जो होगी वो कोऑर्डिनेट क्लास होगी। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्लास की। तो नेक्स्ट क्लास जो बनती है वो बनती है रिलेटिव क्लास। रिलेटिव क्लास जो है वो अब आम तौर पर लोगों को सिर्फ क्लास की समझ नहीं आती, लेकिन ये तो हम डिफरेंट टाइप्स की बात कर रहे हैं, लिहाजा ये डिफरेंट टाइप्स की क्लास क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ये जो फर्स्ट ईयर के लेवल के स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर के लेवल के स्टूडेंट हैं, या एमडी कैट के स्टूडेंट हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो जिनकी उन्होंने इसी की बेस पे उन्होंने डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं,
और उनके एमसीक्यूज़ जो हैं वो करेक्शन के वाले से इनकी में आ सकता है, सेंटेंस कंप्लीशन वाले से इसमें आ सकती है। तो ये सारी बातें जो हैं ये तभी क्लियर होंगी जब ये बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी। मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो मेरा ग्रामर कोर्स है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंसीडर करते हुए मैंने अरेंज किया है इसको, और स्टेप बाय स्टेप जो स्टूडेंट फॉलो करता जाएगा इंशाल्लाह, वो बेशक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, या एमडी कैट का स्टूडेंट है, ठीक है, या ई कैट का स्टूडेंट है, उसके लिए ये चीज़ें बहुत बहुत हेल्पफुल होंगी। ये इंशाल्लाह हर चीज़ आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। चलें हम बात करते हैं रिलेटिव क्लास की। तो रिलेटिव क्लास जैसा कि वर्ड समझ आ रहा है, अभी हम आगे देखते हैं। कहता है फॉलोइंग अंडर द कैटेगरी ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास। एक तो ये है कि रिलेटिव क्लास जो होती है ना, याद रखना है इसमें आपने कि ये सबऑर्डिनेट क्लास भी होती है। सबऑर्डिनेट क्लास हम इसको कहते हैं, या डिपेंडेंट क्लास भी हम इसको कहते हैं। दिस पर्टिकुलर टाइप बिगिनस विद द रिलेटिव प्रोनाउंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा है, रिलेटिव प्रोनाउन। ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं इसके बारे में एक आइडिया समझ लें कि ये क्या होते हैं। एक्चुअली प्रोनाउंस की जहाँ डिफरेंट टाइप्स आती हैं, इंशाल्लाह मैं प्रोनाउन के टॉपिक में उसकी डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करूँगा, लेकिन फ़िलहाल जिस टाइप की ज़रूरत है हमें उसी को हम यहाँ कंसीडर करते हैं और उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये बहुत बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना। डिफरेंट टाइप्स प्रोनाउंस की इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल अभी हमने जो समझनी है वो है रिलेटिव प्रोनाउंस, कि रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, ठीक है। अब ये जो वर्ड्स होते हैं, जिस तरह के ये है, ये वर्ड्स हैं हमारे लाइक हुज, विच, दैट, व्हेन, एट्सेट्रा, ये हमारे प्रोनाउंस होते हैं। लेकिन चूंकि ये दूसरी क्लास को सेंटेंस के साथ रिलेट करते हैं, या सिंपल वर्ड्स में आप इस तरह समझ सकते हैं कि दूसरी क्लास को सेंटेंस के साथ ज्वाइन करते हैं, रिलेट करते हैं, तो इसलिए हम इन प्रोनाउंस को रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक हो गया जी। सबसे पहले तो इसमें सबसे रिलेटिव क्लास को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो ये वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी सेंटेंस के अंदर जो क्लास को ज्वाइन करने वाले होते हैं, दूसरी क्लास को रिलेट करने वाले होते हैं। ये प्रोनाउंस हुज, विच, दैट, व्हेन, एट्सेट्रा ये होते हैं, और इनको हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। लिहाजा अब हमारे लिए समझना बहुत ही आसान हो गया है, बिल्कुल मज़े की बात हो गई है और बड़ा ही आसान हो गया। और वो ये हो गया है कि वो क्लासेस जो इन रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ दूसरी क्लास के साथ ज्वाइन कर रही होती है, वो क्लास, मैं दोबारा बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, वो क्लास जो रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ जो दूसरी क्लास के साथ ज्वाइन हो रही होती है उसको हम रिलेटिव क्लास बोलते हैं। अब मिसाल एग्जांपल देते हैं। ये अब सेंटेंस देखें ज़रा, कहता है डू यू हैव द बुक, डू यू हैव द बुक। आगे वो बात करता है विच जॉन गेव यू। अब देखें विच जॉन गेव यू। अब ये जो हमें कौन सा वर्ड है, कौन सा सेंटेंस का पार्ट है, कौन सा सिस्टम है जिसके मुताबिक ये जो क्लास है जॉन गेव यू ये सेंटेंस के साथ मिल रही है, और वो वर्ड है हमारे पास ये वाला, और ये विच जो है वो प्रोनाउन है। और चूंकि जॉन गेव यू इस क्लास को दूसरे डू यू हैव द बुक इस क्लास से मिलाने वाला जो वर्ड है वो विच है, और ये चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन है, इसलिए वो क्लास जो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ ज्वाइन कर रही होती है उसको हम रिलेटिव क्लास बोलते हैं। जो यहाँ इस सेंटेंस में ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, इसको बोलेंगे विच जॉन गेव यू। ठीक हो गया जी। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन के रिलेटेड हम बात समझ सकते हैं कि ये रिलेटिव क्लास है। ठीक हो गया। तो सिंपल वर्ड्स में रिलेटिव क्लास वो क्लास होगी जो रिलेटिव प्रोनाउन से मिलाई जाती है। आसान सी बात। अगर हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं तो ये देखें, कैन आई बाई द शूज दैट वर इन द शॉप। अच्छा, अब ये बात कर लें अगर हम कैन आई बाई द शूज़, तो अभी तक हमें यहाँ एक बात समझ आई है। लेकिन अगर हम ये पार्ट ले लेते हैं वर इन द शॉप, अब ये जो है, ये चूँकि वर इन द शॉप ये पार्ट जो है वो सेंटेंस के साथ एक वर्ड के साथ ज्वाइन किया गया है, और वो वर्ड है हमारे पास यहाँ दैट। ठीक हो गई बात। ये देखें, ये जो दैट वर्ड है ये वो वर्ड है जो ज्वाइन कर रहा है दूसरे पार्ट को, और
इनडायरेक्टली तो हम ये कह सकते हैं कि दैट जो है वो तो प्रनाउन भी है, और ये प्रनाउन की टाइप कौन सी बनती है, रिलेटिव प्रनाउन बनती है। लिहाजा ये भी देख लें कि दैट वर इन द शॉप, ये रिलेटिव क्लास इसलिए हो गई कि ये दूसरे सेंटेंस के साथ रिलेटिव प्रनाउन के साथ मिल रही है। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर। सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट जो टाइप आती है हमारे पास क्लास की, वो आती है सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक हो गया जी। अब जैसे कि आपको वर्ड की समझ आ रही है कि ये सबऑर्डिनेट क्लास जो होती है वो क्या होती है। सबऑर्डिनेट क्लास डेफिनेटली अगर एक इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं हम, या मेन क्लास कहते हैं, तो उसके अपोजिट में सबऑर्डिनेट क्लास होती है। ठीक है, जिस तरह आमतौर पर कहा जाता है ये मेरा सबऑर्डिनेट है, यानी जो डिपेंड करने वाली होती है। ठीक है, यानी जो इसको हम डिपेंडेंट क्लास भी बोल सकते हैं, जो डिपेंड करने वाली होती है इसको, यानी जो किसी, जिस तरह होता है ना कोई सबऑर्डिनेट होता है और उसका एक बड़ा ऑफिसर होता है जो बड़े ऑफिसर पे जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, या आप इस तरह कह सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं, तो हम उनको सबऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। तो अंडरस्टूड सी बात हो गई कि ये वो क्लास होती है जो मेन क्लास पर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, अब अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो बड़ी सिंपल सी आ जाती है, अ क्लास दैट डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग when it is not a part of a large sentence is called dependent या subordinate clause, dependent clause or subordinate clause. For example, this is the farmhouse where they live. अब हम देखते हैं ये जो पार्ट बन, अब इस सेंटेंस के अंदर दो क्लासेस आ रही हैं। एक तो क्लास ये हो गई ना कि दिस इज द फार्म हाउस, दिस इज द फार्म हाउस। अब अगर मैं इसको सेंटेंस को यहाँ तक ही कंसीडर कर लेता हूँ और यहाँ मैं फुल स्टॉप लगा देता हूँ, तो आप देख लें कि ये सेंटेंस कंप्लीट हट गया और ये इंडिपेंडेंट बन गया पार्ट, और इसलिए हम इस क्लास को बोलेंगे इंडिपेंडेंट या मेन क्लास। और लेकिन अब अगर हम दूसरा पार्ट लेते हैं वेयर दे लिव, अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम इसको इंडिपेंडेंटली लिखेंगे तो वो मीनिंग कंप्लीट नहीं देगा। वेयर दे लिव मतलब क्या सेंस बना, नथिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है तो क्लास ही, क्योंकि क्लास की डेफिनेशन तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्लास के अंदर क्या होनी चाहिए, दो चीज़ें मस्ट होनी चाहिए, उसका एक अपना सब्जेक्ट होना चाहिए और उसकी वर्ब होना चाहिए। और असूली तौर पे ये देख लें, दे जो है उसका सब्जेक्ट है और लिव जो है ये उसकी वर्ब है। ठीक हो गया, ये उसका वर्ब है, तो इसका मतलब है ये भी क्लास ही है। दिस इज़ द फार्म हाउस ये भी क्लास है, वेयर दे लिव ये भी क्लास ही है, लेकिन इनमें जो डिपेंड कर रही है दूसरे पे वो है वेयर दे लिव, जिसको अलग अगर सेंटेंस में से निकाल के लिखा जाएगा तो वो मीनिंग कंप्लीट नहीं देगी। ये तभी मीनिंग देगी जो जब इसको हम मेन क्लास के साथ ज्वाइन करेंगे। इसलिए ये बात दोबारा समझ लें कि सबऑर्डिनेट क्लास के मीनिंग क्लियर करने के लिए उसका किसी मेन क्लास के साथ मिला होना ज़रूरी है। अब ये हो गया, और ये जो क्लास होती है चूँकि ये मीनिंग खुद नहीं दे सकती, ये डिपेंड कर रही होती है, इसलिए हम इसको डिपेंडेंट क्लास कह सकते हैं, या इसको हम सबऑर्डिनेट भी क्लास कह सकते हैं। ठीक है जी। दूसरी एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो वो देख लें, द बॉयज़ हैव अ चेयर। अब ये जो अगर हम सेंटेंस पार्ट बोलते हैं तो ये हमारे पास ये क्लास कौन सी हो गई, ये क्लास हो गई इंडिपेंडेंट, क्योंकि अगर हम इसको सेंटेंस को यहाँ तक ही रखें तो ये पूरा मीनिंग दे रहा है, द बॉयज़ हैव अ चेन। ठीक है, और ये क्लास इसलिए कि बॉयज़ हैव अ चेन, इसमें वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। लेकिन अगर हम दूसरे पार्ट में जाते हैं, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, अगर हम इस पार्ट की बात करते हैं तो अब आप ज़रा गौर से समझें इसको कि विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। अब ये डेफिनेटली हम ये मेड ऑफ गोल्ड तो है, लेकिन ये हमें समझ नहीं आ रही कि बात किसकी हो रही है, तो ये मीनिंग क्लियर नहीं है हमारे पास। और यही इसकी जो है वो इसका सेंस है कि सबऑर्डिनेट क्लास इंडिपेंडेंट पे मीनिंग नहीं देगी। अब ये मीनिंग कब कंप्लीट होंगे, जब हम इसको दूसरे मेन क्लास के साथ ज्वाइन करेंगे। द बॉयज़ हैव अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, इसका मतलब ये हुआ कि विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये मीनिंग इसके डिपेंड हो रहे हैं, ये डिपेंड कर रही है किस पर, ये मेन क्लास पर। तो ये होगी जी मेन क्लास, द बॉयज़ हैव अ चेन, और ये जो विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड ये जो है वो
होगी सबऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास। ठीक हो गया। तो डिपेंडेंट क्लास कौन सी होगी? जो अपने तौर पे मीनिंग दे नहीं देगी, ये मीनिंग तब कंप्लीट करेगी जब तक हम उसको मेन क्लास के साथ ज्वाइन नहीं करते। ठीक हो गया जी। सो दैट इज़ अ सबऑर्डिनेट क्लास। इस बारे में कोई डाउट रह जाए तो प्लीज़ कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं उसको क्लियर करूँगा। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्लास। ये आ गई है जी द नाउन क्लास। ये बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको ये पता होता है कि ये नाउन क्लास क्या होती है, नाउन क्लास, और ये कैसे मीनिंग देती है। तो ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है और इंशाल्लाह अभी हम इसको अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। द नाउन क्लास में क्या होता है जी कि इसमें देखें, कहते हैं कि दिस टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास। एक तो बात ये हो गई कि ये सबऑर्डिनेट क्लास है, याद रखना है नाउन क्लास बेसिकली सबऑर्डिनेट क्लास होती है। क्यों, मैं अभी आपको समझाता हूँ। कहता है कि दिस टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास हैज़ द पेक्यूलियर रोल टू फंक्शन एज अ नाउन विद द सेंटेंस। तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से डेफिनेशन हमें समझ आ सकती है। अभी अगर हम क्लियर कर लें तो नाउन क्लास एक्चुअली उस क्लास को कहते हैं जो सेंटेंस के अंदर एज अ नाउन रोल प्ले कर रही हो। दोबारा बोलता हूं, नाउन क्लास वो क्लास होती है जो सेंटेंस के अंदर एज अ होती, तो एज अ क्लास होती है, यूज तो क्लास के तौर पे ही हो रही होती है, लेकिन वो किसी न किसी नाउन के बारे में इंडिकेट कर रही होती है, यानी नाउन का फंक्शन प्ले कर रही होती है। मिसाल के तौर पर आई डू नॉट नो हाउ इट हैपेंड। इसका मतलब है हाउ इट हैपेंड, ये कोई काम है, कोई वर्क है जिसकी बात हो रही है। हाउ इट हैपेंड, ये जो अंडरलाइन वर्ड पार्ट है, हाउ इट हैपेंड, ये शो कर रहा है। ये तो एक तो क्लास हो गई ना, देखें इसका इट, हाउ के बाद इट सब्जेक्ट भी है और हैपेंड वर्ब भी है, तो इसका मतलब है कि ये क्लास है। लेकिन ये क्लास किसकी तरफ इंडिकेट कर रही है? किसी वर्क के बारे में। तो वर्क जो होगा वो बेसिकली नाउन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस का ये पार्ट जो है, ये क्लास जो है, वो एक नाउन की तरफ इंडिकेट कर रही है, तो इसलिए हम इस क्लास को नाउन क्लास बोलेंगे। दूसरी एग्जांपल लेते हैं, शी नोज वेयर आई गो। अब आप जरा गौर करें, शी नोज वो जानती है, वेयर आई गो कि मैं कहाँ, वेयर आई गो कि मैं कहाँ जाऊँ। अब आप जरा गौर करें इस बात पे, इस सेंटेंस के पार्ट पे, वेयर आई गो। क्या ख्याल है आपके माइंड में ये बात नहीं आती कि ये किसी डेस्टिनेशन की या किसी जगह की बात हो रही है कि कहाँ मैं जा, शी नोज वेयर आई गो, वो जानती है कि मैं कि वेयर आई गो कि मैं कहाँ जाऊँ। अच्छा, अब इसका मतलब है कि ये जो पार्ट है सेंटेंस का, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है, ये किसी प्लेस की तरफ इशारा कर रहा है। और जो प्लेस की तरफ इशारा हो रहा है, तो जो प्लेस है वो बेसिकली वो नाउन ही तो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्लास वेयर आई गो जो है वो एक नाउन की तरफ इंडिकेट कर रही है, किसी नाउन की तरफ इशारा कर रही है, किसी प्लेस की जगह की तरफ इशारा कर रही है, जिसको हम नाउन कहते हैं। तो हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि ये क्लास भी नाउन का रोल प्ले कर रही है, नाउन का फंक्शन प्ले कर रही है और नाउन की तरफ इंडिकेशन दे रही है। तो इसलिए ये जो क्लास बनेगी इसको हम द नाउन क्लास बोलेंगे। आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नाउन क्लास वो क्लास होती है जो सेंटेंस के अंदर यूज़ हो रही होती है और वो अपने तौर पे एक नाउन की तरफ इंडिकेट कर रही होती है और नाउन का रोल प्ले कर रही होती है। दैट इज़ कॉल्ड द नाउन क्लास। चलें जी, हम आगे चलते हैं। आगे जो आती है क्लास वो आती है द एडजेक्टिव क्लास। तो ये जैसे कि नाउन क्लास से आपको समझ आई है कि जब एक क्लास नाउन के रोल के तौर पे रोल प्ले कर रही हो तो उसको हम नाउन क्लास कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही आपने इसमें यह समझना है कि वो क्लास जो एडजेक्टिव का रोल प्ले करे उसको हम एडजेक्टिव क्लास बोलते हैं। दोबारा बोलता हूं, ध्यान से समझें। किसी भी सेंटेंस के अंदर वो क्लास जो एडजेक्टिव का रोल प्ले करे उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। दिस कैटेगरी ऑफ क्लास वर्क्स एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस एंड दस इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव क्लास। वही वाली डेफिनेशन जो भी मैं आपको बता रहा था। चलें हम एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस करते हैं। अब अगर हम एग्जांपल में देखें तो सेंटेंस बनता है ब्लेस्ड आर दोज। ब्लेस्ड आर दोज, इसका मतलब दोज क्या हुए? दोज जो है वो तो
हो गया, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, इसलिए हम उनको एडजेक्टिव कहते हैं। तो अब हम देखते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या ये वर्ड, ये क्लास जो यूज़ हुई है, हुज कैरियर्स आर फ्यू, ज़रा इसको ध्यान से समझना है आपने, ज़रा गौर करें इसके मीनिंग पे कि क्या समझ आती है आपको। हुज कैरियर, हुज केयर्स आर फ्यू, इसका मतलब ये हुआ कि ये यकीनन उन्हीं लोगों की बात कर की जा रही है, उन्हीं लोगों की तरफ ये क्लास क्वालिफाई कर रही है, उन्हीं लोगों को क्वालिफाई कर रही है जिनके बारे में दोज प्रोनाउंस यूज़ हुआ था। लिहाजा चूंकि हम कह सकते हैं कि हुज, दोज हुज, यानी हुज जो है ये वर्ड शो कर रहा है कि ये किन की तरफ इशारा किया जा रहा है, दोज की तरफ, उन लोगों की तरफ। हुज केयर्स आर फ्यू, तो इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी क्लास जो है वो ऐसा ही रोल प्ले कर रही है जिस तरह एक एडजेक्टिव रोल प्ले करता है। तो ये क्लास भी एडजेक्टिव को ही शो करती है, क्योंकि ये दोज प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रही है, उनकी तरफ इशारा कर रही है। लिहाजा ये रो, अगर हम कह सकते हैं कि ये क्लास जो होते हैं वो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लास है। अब अगर हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं तो ये ज़रा समझने की कोशिश करें, ये ज़्यादा सिंपल है, इसलिए ज़्यादा बेटर समझ आएगी। ही गेव मी $10 बिल, ही गेव मी $10 बिल। अभी हम देखते हैं कि यहाँ किसकी बात हो रही है, बिल की बात हो रही है, नोट की बात हो रही है। अब अगला पार्ट ज़रा समझे, विच आई लॉस्ट। अब ज़रा गौर करें कि विच आई लॉस्ट, बेसिकली ये किसकी बात हो रही है, किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, किसको क्वालिफाई किया जा रहा है। ये क्वालिफाई किया जा रहा है नोट को, बिल को। विच आई लॉस्ट, जो मैं जिसको मैंने खो दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि विच आई लॉस्ट, ये जो बेसिकली है तो ये क्लास, क्योंकि क्लास की पूरी कंडीशंस पूरी कर रही है, उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए और उसमें वर्ब होना चाहिए। और अब आपके सामने है कि विच के बाद आई सब्जेक्ट है और लॉस्ट जो है वो वर्ब है, तो ये है तो क्लास। लेकिन ये पूरी क्लास एक ही तरफ इशारा कर रही है, हम कह सकते हैं कि उसी चीज़ को क्वालिफाई कर रही है, और वो है नोट। विच आई लास्ट, नोट की बात हो रही है, और नोट जो होता है वो बेसिकली क्या है, नाउन है। और जो नॉन को वर्ड क्वालिफाई करे उसी को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो हम सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव क्लास वो होती है जो नाउन, जो एडजेक्टिव का रोल प्ले करे। और यहाँ इस एग्जांपल में विच आई लॉस्ट, ये जो क्लास है ये नाउन की तरफ इशारा कर रही है, नाउन को क्वालिफाई कर रही है। और वो क्लास जो नाउन की तरफ इशारा करे, इंडिकेट करे या उसको क्वालिफाई करे, उसको हम एडजेक्टिव क्लास बोलेंगे। ठीक है जी। इसलिए चूंकि ये एडजेक्टिव क्लास इसलिए है क्योंकि ये एक नाउन को क्वालिफाई कर रही है, और नाउन को क्वालिफाई करने वाले को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी। तो इसके उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आ जाती है स्टूडेंट्स, वो आ जाती है हमारे पास द एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास, इसके बारे में समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। और इसके बारे में भी जैसा कि आपको समझ आ रहा है कि जब नाउन क्लास की हमने बात की थी तो इसका मतलब है कि वो क्लास जो कि सेंटेंस के अंदर नाउन का रोल प्ले करे। एडजेक्टिव क्लास की बात की थी तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्लास जो एडजेक्टिव का रोल प्ले करे। और एडवर्ब क्लास की बात की है तो इसका मतलब है कि ये वो क्लास है जो किसी भी सेंटेंस के अंदर एडवर्ब का रोल प्ले करेगी। अब हमें इससे पहले हमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब जो होता है डेफिनेटली वो क्वालिफाई करता है वर्ब को। किसको करता है, वर्ब को। अब इसका मतलब ये हुआ सादे लफ्ज़ों में, एग्जांपल डिस्कस करने से पहले, डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर हो गया है कि डेफिनेटली हेडिंग से हमें समझा रही है द एडवर्ब क्लास के एडवर्ब क्लास वो होगी जो सेंटेंस के अंदर एडवर्ब का रोल प्ले करेगी। अब हम देखते हैं कैसे कर रही है, कोई एग्जांपल लेकर डिस्कस करते हैं। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, तो उसकी डेफिनेशन आप ये याद रख सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लास वर्क्स एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। होगी बात क्लियर, वही बात जो मैंने अभी बात समझाई है। चलें हम एग्जांपल को लेते हैं। अब अगर हम इस एग्जांपल को लेना तो आप इसमें देखें कि हमारे पास ये आ जाता है कम बैक एज सून एज इट इज़ पॉसिबल। कम बैक एज सून एज इट इज़ पॉसिबल, ठीक है।
अब हम इसमें देखते हैं तो कम बैक, वापस आओ, एज सुन एज इट इज़ पॉसिबल। अब अगर हम बात करते हैं इट इज़ पॉसिबल, तो ये किस को क्वालिफाई कर रहा है, किसकी बात हो रही है? वर्ब की। ये क्वालिफाई कर रहा है वर्ब को, आने को। और जो क्योंकि ये क्लास, ये एज इट इज़ पॉसिबल जो है ये भी एक क्लास है, और लिहाजा ये वो क्लास है जो क्वालिफाई कर रही है किसको, इसको, वर्ब को, और वो है कम। इसी तरह दूसरी अगर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, देन यू कैन टॉक अबाउट इट। यू कैन गो वेयर एवर यू वांट। अब देखें, यू कैन गो, ये गो वर्ब है, और अब हम देखते हैं ये क्लास को कंसीडर करते हैं वेयर एवर यू वांट, वेयर एवर यू वांट। अब अगर हम इसकी बात करें तो किसकी तरफ ये इंडिकेट किया जा रहा है, किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, किसको क्वालिफाई किया जा रहा है? वेयर एवर यू वांट, जहां तुम चाहते हो, यानी एक्चुअली जाने की बात हो रही है। तो हम जाने की बात का मतलब ये है कि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रही है क्लास, वेयर एवर यू वांट, कि जहां तुम चाहते हो। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्लास है, एक तो ये क्लास है, ठीक है, क्योंकि इसका अपना एक यू सब्जेक्ट और वांट वर्ब है, एक तो ये क्लास है, और दूसरा ये कि ये चूँकि वर्ब गो को क्वालिफाई कर रही है, इसलिए हम कहेंगे कि ये ए पार्ट जो है वो पूरे का पूरा पार्ट जो है वो एक एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ये वो एक जिसको हम, इसलिए हम इसको एडवर्ब क्लास कहते हैं। और ये पूरी एडवर्ब क्लास जो है वो किसकी तरफ इंडिकेट कर रही है, किसको क्वालिफाई कर रही है? गो को। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एडवर्ब क्लास हो गई। तो स्टूडेंट्स, याद रखने का आसान तरीका दोबारा बता देता हूँ, 1 मिनट के अंदर अंदर थोड़ी सी जो है सिंपल सी बात थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, 2-4 पॉइंट्स को जो वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्लास, क्लास वो होता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जो सेंटेंस का पार्ट होता है, लेकिन उसका अपना एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है, ठीक है, बस ये क्लास हो गई। उसके बाद अगर हम उसकी टाइप्स की बात करें तो एक इंडिपेंडेंट या मेन क्लास होती है। ये क्लास वो होती है जो अपने तौर पे मीनिंग देती है, और इसको सेंटेंस से सेपरेट भी कर दिया जाए तो वो एक इंडिपेंडेंटली एक सेंटेंस बन जाता है। ये 2-4 समरी पॉइंट जो बता रहा हूँ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हीं को याद रख लें तो बहुत है। अच्छा, कोऑर्डिनेट क्लास वो होती है, जैसे कि हमें पता चल रहा है कि ये, इसके लिए हमें इंडिकेट याद करना पड़ेंगे, हमें कीवर्ड्स याद करने पड़ेंगे, कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देखने पड़ेंगे हमें, कि वो क्लास जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ मिली होती है उसको हम कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। और उसके बाद रिलेटिव क्लास वो होती है जो रिलेटिव प्रोनाउन से मिलके बने होते हैं, ठीक है, ये मैं बात पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, मैं जस्ट अब समरी पॉइंट बता रहा हूँ। तो अब वो रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से हो सकते हैं? हुज, विच, दैट, व्हेन। तो इसका मतलब है रिलेटिव क्लास वो क्लास हुई जो सेंटेंस के अंदर किसी न किसी रिलेटिव प्रोनाउन के साथ ज्वाइन कर रही होती है, ठीक है, जिस तरह पहली एग्जांपल में विच है और दूसरी एग्जांपल में दैट है। उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लास वो होगी जो सेंटेंस का पार्ट तो होती है, क्लास तो होती है, लेकिन वो अपने तौर पे इंडिपेंडेंट मीनिंग क्लियर नहीं करती। उसके लिए मीनिंग क्लियर करने के लिए उसको सपोर्ट लेनी पड़ती है इंडिपेंडेंट क्लास की, जिस तरह ये आपके सामने है, दिस इज़ अ फार्म हाउस वेयर दे लिव। तो इसका मत ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो है नाउन क्लास, तो नाउन क्लास के बारे में आप याद रख लें कि ये वो सेंटेंस का पार्ट होता है, ये वो क्लास होती है जो एज अ नॉन रोल प्ले कर रही होती है, नॉन की तरफ इंडिकेशन दे रही होती है, नॉन को क्वालिफाई कर रही होती है। तो इसका मतलब यह है कि हम इस तरह सादे लफ्ज़ों में भी कह सकते हैं कि नाउन का रोल प्ले कर रही होती है, इसलिए हम इसको नाउन क्लास कहते हैं। दूसरी बात, एडजेक्टिव क्लास, ये वो क्लास होती है जो सेंटेंस के का पार्ट होती है, वो जो होती है, और पूरे का पूरा पार्ट और ये पूरी क्लास जो होता है वो होती है जो एडजेक्टिव का रोल प्ले करती है, इसलिए हम उसको एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास वो होती है जो सेंटेंस के अंदर एडवर्ब का रोल प्ले करती है, ठीक हो गया। और उसके बाद लास्ट में जो है वो एडवर्ब क्लास के बाद ही हमारा ये जो टाइप्स थी, 7 टाइप्स जो बनती है तकरीबन, इनकी जो है वो हमने एग्जांपल्स के साथ हमने इनको डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग आगे फ्रेजेस के बारे में आएंगे, सेंटेंस की टाइप्स के बारे में आएंगे, फंक्शन वाइज टाइप्स क्या होती हैं, उनके स्ट्रक्चर वाइज उनके सेंटेंसेस क्या टाइप क्या होती हैं, और उसके बाद हम अगला हमारा लेसन आगे बढ़ता जाएगा आज की वीडियो में। आई होप कि आपको क्लास की बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अगर इसमें किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछें, डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मुझे कॉल कर लें, इंशाल्लाह आई विल क्लियर इट विदाउट एनी हेजिटेशन। यू कैन कॉल मी, यू कैन टेक्स्ट मी,
मेरा मोबाइल नंबर भी जो है वो थंबनेल में दिया होता है, ठीक है, व्हाट्सअप कर दें। और दूसरी बात यह है कि अब अगर इसी ग्रामर कोर्स को आगे लिंक चलना चाहते हैं, मेरे साथ चलना चाहते हैं, जिसमें सारी चीज़ें इंशाल्लाह ग्रामर की डिस्कस करूँगा मैं, तो उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन जो है उसको प्रेस कर दें, ताकि आपको नेक्स्ट मेरी वीडियो जो है उसका नोटिस मिल जाए और मैं आपके साथ रहूं और हम लोग मिल के काम करें। और इंशाल्लाह तमाम ग्रामर की चीज़ें, बेशक वो स्टूडेंट जिस टाइप के भी स्टूडेंट्स हैं, आप मास्टर क्लास के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, एमडी कैट के स्टूडेंट हैं, ई कैट के स्टूडेंट हैं, या सीएसएस की तैयारी कर रही हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हैं, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप जिस चीज़ को भी पकड़ेंगे, देख लीजिएगा, इट्स माई चैलेंज कि इन चीज़ों की आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगली वीडियो में। इसके साथ ही खुदा हाफिज़।